बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इमल्जन के बारे में स्टडी किया था। इसके पार्ट वन में हमने ये देखा था कि इमल्जन क्या होती है और इमल्जन कैसे प्रिपेयर होती हैं, इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है और उसका रोल क्या होता है। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इमल्जन के बारे में फ़र्दर डिस्कस करना है कि इमल्जन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इमल्जन को स्टेबलाइज करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको डिस्टेबलाइज करते हैं, और इसी तरह फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करके इस टॉपिक को वाइंड अप करना है। और ये आपका चैप्टर भी फाइनल हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री का। ये उसका आज लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इमल्जन क्या होती है। आपको पता है इमल्जन क्या है कि जब आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे जो एक लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज के तौर पे एक्ट करेगी और उसके छोटे छोटे लिक्विड के टिनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और वह दूसरी कंटिन्यूस फेज में डिस्पर्शन मीडियम दूसरे लिक्विड की में जो हमारे पास बल्क में होगा उसके अंदर वो डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ये हमारे पास इमल्जन है। आज हमने पढ़ना है इमल्जन्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी डिमल्सिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की थी कि इमल्जन को बनाने के लिए हम दो लिक्विड्स लेते हैं, वो दो लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं, टोटली डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट विस्कासिटी के, डिफरेंट डेंसिटी के, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के दो लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं जो आपस में मिक्स होना नहीं चाहते, हम उनको किसी इमल्सिफाइंग एजेंट की मौजूदगी में शेक करके फोर्सफुली मिक्स करते हैं तो तब जाकर एक इमल्जन बनती है। तो चूँकि लिक्विड्स चाहे वो मिक्स हो भी गए, इमल्सिफाइंग एजेंट भी उसमें मौजूद है, लेकिन बाय नेचर तो वो सेपरेट होना चाहते हैं, वो अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में रहना चाहते हैं। क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है तो इकट्ठे तो नहीं रह पाएंगे। मालिक्यूल्स की मोबाइलिटी डिफरेंट है, फोर्स डिफरेंट है, दो डिफरेंट मुख्तलिफ बिरादरी के मालिक्यूल्स हैं, वो कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। तो मेन जो इनकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉब्लम है कि इमल्जन जब बन जाती है तो उनकी डिमल्सिफिकेशन हो जाती है, उनको आसानी से उनको तोड़ा जा सकता है, उनको डिमल्सिफाई किया जा सकता है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। आप वापस लिक्विड्स को अलग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑयल अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, आप इमल्जन जो बन चुके हैं उसकी हीटिंग करें। हीटिंग करेंगे जिससे इमल्सिफाइंग एजेंट ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, या एक लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है, उसकी गैस बन जाएगी। आप उसको उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, उनके डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट की बेस पे आप उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आप उस लिक्विड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, वो किसी एक लिक्विड को अपने तौर पे अट्रैक्ट कर लेगा, आयोनाइज कर देगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से इमल्जन को सेपरेट किया जा सकता है, उसको डिमल्सिफाई किया जा सकता है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स में डिफरेंट जो दो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा हम इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करके भी इमल्जन को डिमल्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था मेन चीज़ इसके अंदर तो क्या है, इमल्सिफायर है जो इनको आपस में जोड़े हुए रखे हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है इमल्सिफायर का रोल। एक सोप है, तो सोप की नेचर क्या होती है आपके पास कि उसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, वो डबल फेस्ड है। एक साइड पे वो फेस्ड है, एक फेस्ड उसका पोलर है, तो उसकी जो टेल है वो क्या है, नॉन पोलर है, ये आपको नज़र आ रही है। पोलर हेड है जिसके ऊपर एक पोलर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है साल्ट का, और दूसरी साइड पे उसकी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है। तो वो ऑयल के ड्रॉपलेट को आप यहाँ पे, ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, उसके साथ वो अपना नॉन पोलर टेल उसको जब दिखाएगा तो दोनों एक ही बिरादरी के जब सामने आएंगे, ऑयल उसके साथ क्या बन जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा, डिज़ाल्व हो जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे वो जो हमारे पास इमल्सिफायर है
उसने वाटर के साथ भी अपना जो है वो लिंक रखा हुआ है। तो इस तरह से ये इन दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करते हुए इन दोनों को क्या करेगा, मिलाकर रखेगा। ये इस ऑयल के ड्रॉपलेट को इस वाटर के अंदर यूं ही डिस्पर्स्ड रखेगा, अलग रखेगा। ये इस ऑयल के ड्रॉपलेट को बाकी ऑयल के ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स नहीं होने देगा कि ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स करके दोबारा से इनकी कोएगुलेशन हो जाए और ये अलग से दोबारा से ऑयल की लेयर बन जाए। तो ये दोबारा ऑयल की लेयर बनाने से हमें उस इमल्जन को रोकेगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये उसको इमल्जन को स्टेबलाइज कर रहा है, डी स्टेबलाइज होने से रोक रहा है। तो अगर हम किसी तरह से इस इमल्सिफायर को ही डिस्टर्ब कर दें, इसको ही डिस्ट्रॉय कर दें, तो जब यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारी इमल्जन ऑब्वियसली जिसने इमल्जन को जो है वो स्टेबलाइज किया हुआ है, जब उसको ही हम डिस्टेबलाइज कर देंगे तो इमल्जन भी क्या हो जाएगी, डिमल्सिफाई हो जाएगी। अब कैसे किया जा सकता है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर इमल्सिफायर क्या है, सोप है, कोई सोप है, हमें पता है उसमें पोलर नॉन पोलर पार्ट होते हैं। डिटर्जेंट है कोई, वो बेस है, आपको पता है बेस है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, बेस है, उसके अंदर आप कोई एसिड डाल दें, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, तो सोप क्या करेगी, उसके साथ रिएक्ट करके एक साल्ट बन जाएगा, अलग से फैटी एसिड्स, इनसॉल्युबल एसिड्स बन जाएंगे कुछ भी, तो वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी, वो इमल्सिफायर अब नहीं रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो किसी एक लेयर में चला जाएगा, या ऑयल में फैटी एसिड बन रहा है तो सारा ऑयल में चला जाएगा। तो यहाँ पे उसका जो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे वो वर्क कर रहा था, वो उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, हमारे पास वो दोनों लेयर्स, दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे और इमल्जन जो है वो डिमल्सिफाई हो जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी, दो लिक्विड्स सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एक इनकी प्रॉपर्टी है कि इनकी डिमल्सिफिकेशन की जा सकती है, वापस इमल्जन बनाने के बाद उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स में सेपरेट किया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डाइल्यूशन, इमल्जन को डाइल्यूट भी किया जा सकता है। कैसे कि उसको उसके अंदर आप डिस्पर्शन मीडियम बढ़ाते जाए, डिस्पर्शन मीडियम जो वाटर है, वाटर उसमें ऐड करते जाए, जितनी ज़्यादा डिस्पर्शन मीडियम की अमाउंट होगी उतना आपके पास एक डाइल्यूट इमल्जन बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है डिस्पर्शन मीडियम की बजाय आप उसके अंदर डिस्पर्स्ड लिक्विड की अमाउंट बढ़ाते हैं जो उसके अंदर मिक्सड हुआ है, तो उससे क्या होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर आप अगर डिस्पर्स्ड फेज की मेन जो लिक्विड है जिसके ड्रॉपलेट्स हैं जो कम अमाउंट में है उसकी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो इमल्जन, ये भी एक फैक्टर भी हम देखेंगे, ये भी एक फैक्टर है। जितनी इनके दरमियान कंसनट्रेशन का डिफरेंस ज़्यादा होगा, डिस्पर्स्ड फेज की कंसनट्रेशन कम होगी, उतना एक अच्छी इमल्जन बनेगी। क्यों, क्योंकि ड्रॉपलेट्स कम होंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे, दूर दूर होंगे, तो उनकी कोएगुलेशन के वापस दोबारा एक दूसरे के साथ मिलकर दोबारा अलग लेयर बनाने के चांसेस कम होंगे। तो अगर आप उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम बढ़ाते हैं तो इमल्जन आपकी डाइल्यूट होती जाएगी, अच्छी इमल्जन बनेगी। लेकिन अगर आप डिस्पर्स्ड फेज की, डिस्पर्स्ड लिक्विड की अमाउंट उसके अंदर बढ़ाते हैं तो फ़ौरन वो कहता है कि उसकी सेपरेट लेयर बन जाएगी, वो लिक्विड के ड्रॉपलेट छोटे छोटे करीब आ जाएंगे एक दूसरे के और वापस में एक दूसरे के साथ मिलकर अलग से लेयर बना देंगे, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से वो कहता है कि इमल्जन की ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ अ गिवन इमल्जन, कि किस किस्म की इमल्जन है, ऑयल इन वाटर इमल्जन है या वाटर इन ऑयल इमल्जन है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम उसकी डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर डाइल्यूशन करने से मीन डाइल्यूशन से इमल्जन जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं होती तो इसका मतलब ये ऑयल इन वाटर इमल्जन है। हमारा डिस्पर्शन मीडियम कौन सा था, वाटर था। अगर डाइल्यूशन करने से क्या होता है कि उसकी इमल्जन डिस्टर्ब हो जाती है तो मतलब वो ऑयल इन वाटर नहीं, वो वाटर इन ऑयल इमल्जन थी। तो हम इससे टाइप ऑफ इमल्जन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इमल्जन चने बन गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमल्जन की स्टेबिलिटी ही होती है। सिंपल हमने कहा मिक्सिंग कर दें, वो स्टेबल नहीं रह पाती, हमें उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना होता है। फिर इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन डिफरेंट नेचर की वजह से हमें उसकी स्टेबिलिटी का ख्याल रखना है। अब कौन से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इमल्जन की स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले वो कहता है थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है
मीन अगर ऑयल इन वाटर इमल्जन है तो ऑयल के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, उन ड्रॉपलेट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, मीन उनके बाउंड्री पे प्रोटेक्टिव लेयर जितनी थिक होगी। अब वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, कौन सी है? वही इमल्सिफायर है। हमने पढ़ा था इमल्सिफायर जो है वो इंटरफेस पे मौजूद होता है इन दो लिक्विड्स की। एक साइड पे ऑयल का ड्रॉपलेट होगा, उसके बाद लिक्विड वाटर है। अब डायरेक्टली तो ये मिक्स नहीं हो सकते ना, डायरेक्टली मिक्स होंगे तो ये ज़ाहिर है ऑयल की तरफ भागेंगे, ऑयल की तरफ, तो वो लेयर्स अलग बना देंगे। अब उस ऑयल के ड्रॉपलेट्स को वहीं पे डीमोबलाइज करना है, वहीं पे रोकना है कि भाई साहब यही वाटर के अंदर मौजूद रहो आप, अब बाकी ऑयल के ड्रॉपलेट्स की तरफ ना भागो। उसकी मोबिलिटी को कम करना है, उसको मोर विस्कस बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस डिस्पर्शन मीडियम की विस्कासिटी को बढ़ा देते हैं। ये आगे एक फैक्टर आएगा, वैसे विस्कासिटी कई तरीकों से बढ़ सकती है। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आप जितना ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर डालते जाएंगे, वो जो लेयर है उस प्रोटेक्टिव फिल्म, इसको प्रोटेक्टिव फिल्म भी कहते हैं, एक फिल्म बनेगी जिसको जो उस ड्रॉपलेट की प्रोटेक्शन कर रहा है, जो उसको वापस जो है उसकी कोआगुलेशन नहीं होने दे रहा। तो ये जो प्रोटेक्टिव फिल्म जितनी ज़्यादा थिक होगी, जितना ज़्यादा आप इमल्जन ऐड करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे, उतना डिस्पर्शन मीडियम विस्कस होता जाता है, उतनी प्रोटेक्टिव फिल्म की थिकनेस बढ़ती जाती है, जिससे उस ड्रॉपलेट्स की वहाँ के अंदर मूवमेंट रुक जाती है, कम हो जाती है। तो जब जितना ड्रॉपलेट्स कम मूव करेंगे, इतना कम चांसेस हैं कि वो दूसरे ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर उनकी कोएगुलेशन हो जाए और वो लेयर्स वापस बन जाए। तो पहला फैक्टर किसी इमल्जन की स्टेबिलिटी का कि इमल्जन इमल्जन ही रहे, उनके ड्रॉपलेट्स लिक्विड्स के वापस आपस में एक दूसरे के साथ मिल न जाएं, उससे आप प्रोटेक्टिव फिल्म की जो लेयर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, थिक करें, उसको उसकी थिकनेस बढ़ाएं। इन शॉर्ट लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। ये सारे फैक्टर्स ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। दूसरा, कंपैक्टनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म। वो प्रोटेक्टिव फिल्म जितनी ज़्यादा कंपैक्ट होगी, इमल्सिफाइंग एजेंट के मालिक्यूल जितना ज़्यादा करीब होंगे, जितना ज़्यादा वो रुकेंगे। देखें, एक इमल्सिफाइंग एजेंट एक जगह पे है, उसका दूसरा मालिक्यूल थोड़ा सा दूर है, जो हम उसका हेड और टेल बनाते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो चांसेस हैं कि लिक्विड का मालिक्यूल छोटा साइज करके टूट कर एक एक करके उसमें से निकल जाए और आखिर पे जाकर वो कंबाइन हो जाए। तो एक कंपैक्ट फिल्म बननी चाहिए जो प्रोटेक्टिव लेयर थिक भी हो और कंपैक्ट हो। तो ड्रॉपलेट्स के मालिक्यूल छोटे छोटे टिन्नी ड्रॉपलेट्स में चेंज होकर उसमें से डिफ्यूज़ ना हो जाए, निकल ना जाए। तो इसको एक बात भी आप कह सकते हैं, थिकनेस या कॉम्पैक्टनेस एक ही चीज़ है। तीसरी बात है इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट और द फिल्म, कि फिल्म के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद है या ड्रॉपलेट के ऊपर। तो जो प्रोटेक्टिव फिल्म बनती है उसके ऊपर चार्ज हो, इधर ड्रॉपलेट का चार्ज हो, वो उसको आपस में कंपैक्ट करके बांध के रखेगा। डिफरेंट चार्ज अगर हुए तो अपोजिट चार्ज हों, सेम चार्जेस होंगे तो वो उस लिक्विड को ड्रॉपलेट को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो यही काम तो हमने किया। हमने इमल्सिफाइंग एजेंट जो डाला है उसमें देखें आपके पास हेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज है, इधर नॉन पोलर है हमारे पास, और टेल, ठीक है, टेल भी नॉन पोलर है, और उस ऑयल के अंदर जो वो डिप्ड है, जो उस ऑयल ड्रॉपलेट को बांध के रखे, वो भी नॉन पोलर है, ठीक है। तो इस नॉन पोलैरिटी की वजह से या चार्ज भी आ सकता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो डिपेंड करता है आपके पास टाइप ऑफ इमर्शन कौन सी है या उसके अंदर किस किस्म के लिक्विड्स हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं, आयंस की वजह से भी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट जो है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, तो तब वो एक दूसरे को बांध कर रखेंगे। चौथा इसमें मेन, इसमें जो फैक्टर है वो विस्कासिटी या डिस्पर्शन मीडियम की, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम जो है, कॉन्टिन्यूस मीडियम जितना ज़्यादा हमारे पास विस्कस होगा, उतना ज़्यादा ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अनट्रैप हो जाएंगे, उनके अंदर फंस जाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे। जब वो मूव नहीं करेंगे तो वो दूसरे लिक्विड, कम चांसेस हैं कि वो बाकी ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ मिक्स होकर वापस लेयर्स बन जाएं, लिक्विड सेपरेट हो जाए। तो हमने ऑयल के ड्रॉपलेट्स की विस्कासिटी को कम से कम करना है। उसको कैसे कम करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट डालें। इसको कैसे कम करेंगे, किसी तरह से आप डिस्पर्शन मीडियम की विस्कासिटी को बढ़ाएं, तो इससे
इमल्जन जो है वो स्टेबलाइज होगी। इसी तरह डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लिक्विड्स, उन दो लिक्विड्स की डेंसिटी का डिफरेंस मिनिमाइज करें। डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो लिक्विड्स क्या होंगे, सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। जो लेस डेंसर होगा वो सरफेस पे आना चाहेगा, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम में रहना चाहेगा। तो इस तरह से इनकी सेपरेशन हो जाएगी, इमल्जन जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो आप किसी तरह से उनकी डेंसिटी का जो हमारे पास क्या है रोल है, डेंसिटी का जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करें। उसको जितना कम करेंगे तो उससे भी आपके पास क्या होगा, उस इमल्जन की स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनके नाम आप याद कर लें, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर किस तरह से इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसकी मज़ीद आप बुक्स से डिस्कशन भी कर लें कि इमल्जन को की स्टेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स किस तरह से उसको स्टेबलाइज करते हैं या डिस्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, इसकी अगर आप ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन और स्टडी करना चाहते हैं तो आप बुक्स में देख लें, अदरवाइज़ यहाँ पे आप इनके नाम याद कर लें तो ये भी काफ़ी है। नेक्स्ट, हमने इमल्जेंस बना ली, क्यों बनाती हैं, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ में, कॉमन लाइफ में इसकी कोई एप्लीकेशंस भी है या नहीं है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं जी इसकी एप्लीकेशंस बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, स्पेशली फीमेल्स के लिए। देखते हैं जी, इमल्जेंस की सबसे पहली एप्लीकेशन को कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स, हम जो यूज़ करते हैं सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इसके अलावा प्रोटीन है, गम्स वगैरह, ये इमल्सिफाइंग एजेंट होती हैं जो इमल्जेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब आपको पता है इनकी क्या प्रॉपर्टीज़, इनकी क्या एप्लीकेशन है, सोप की क्या एप्लीकेशन है, डिटर्जेंट की क्या एप्लीकेशन है, प्रोटीन गम्स वगैरह क्या कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, इनकी ये सारी अहमियत का अंदाज़ा है आपको। दूसरा चीज़, डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन इज एडेड बाय इमल्सिफिकेशन। हम इतने ज़्यादा फैट्स खाते हैं, आप इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, ऑब्वियसली हमारी जो फूड है, हमारी जो खुराक है उसके अंदर अब तो ऑयली कंटेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो अब वो किधर जाती हैं, हम आगे हमारा जो इंटेस्टाइन के अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर तो सारा मतलब पोलर चीज़ें हैं, प्रोटीन है, यहाँ पे जितने भी विटामिन वगैरह मौजूद, एंजाइम्स वगैरह हैं, तो वो किस तरह से इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑब्वियसली वहाँ पे सारा वाटर कंटेंट है, ठीक है, पोलर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फैट किस तरह से उसके अंदर सॉल्युबल होता है और किस तरह से इसकी डाइजेशन होती है। तो बेसिकली वहाँ पे यही इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, फैट्स को, इस ऑयली चीज़ों को पोलर चीज़ों के साथ मिक्स करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह मौजूद है या जो भी प्रोसेस है बाकी उसको फूड के साथ, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसकी इमल्सिफिकेशन होती है वहाँ पे। इसी तरह अ लिटिल ऑफ द फैट फ्रॉम अ सोडियम सोप with the alkaline solution of the intestine and it emulsifies the rest of the fat, thus making it easier for the digestive enzyme। देखें, अगर वो कहता है हम इंटेस्टाइन के अंदर कोई सोडियम सोप टाइप का फैट यूज़ करें, थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अल्कलाइन सोल्यूशन उसका कोई बेसिक सोल्यूशन हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो बाकी फ़ैट है बहुत ज़्यादा हमारी फूड के अंदर, उसको क्या करेगा, उसकी इमल्सिफिकेशन करवा देगा। ये सोडियम सोप बेसिकली वहाँ पे जाकर एज आ इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करता है और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फैसिलिटेट करता है, उनकी डाइजेशन के अंदर उनकी डाइजेशन का जो काम है वो आसान बना देते हैं। तो इस तरह से डाइजेशन की हमारे पास ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इमल्सिफिकेशन का, इमल्जन का एक एप्लीकेशन है कि वहाँ पे बेसिकली इमल्जन फॉर्मेशन होती है, हमारी फूड्स की जो फैट्स कंटेंट है वो इमल्जन्स की फॉर्म में वहाँ पे क्या होते हैं, टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर, छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर वहाँ पे डिस्पर्स्ड होती हैं, उनकी डाइजेशन होती है, छोटे टुकड़े बनते हैं और फिर उन छोटे टुकड़ों को एंजाइम्स वगैरह डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद फोर्थ है, आपको पता है लोशंस, क्रीम्स, जितने भी ये सिरेमिक्स की चीज़ें हैं, तो ये सारे क्या हैं, फैट्स हैं, लेकिन वाटर ऐड करना पड़ता है इनको, ठीक है, इस कंटेंट के साथ लाने के लिए ऑयल, बेसिकली ये सारे ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्जन्स ही हैं, ये सारी इमल्जन्स है, ठीक है। तो इसलिए इमल्जन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें। इसको बनाने के लिए आपको इमल्जन्स पढ़ना पड़ेगी, इमल्जन्स की सारी प्रॉपर्टीज़, किस तरह से आप किसको, अब देखें आप पढ़ते हैं कि ये फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम है, इसके कौन से कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं,
तो आप उसको देखें वाकई उसकी अच्छी इमल्जन बनी हुई है, एक स्टेबल इमल्जन है या नहीं है। ये तो नहीं होगा आप उसको रखेंगे तो उसमें वाटर कंटेंट पानी अलग होगा और बाकी की जो क्रीम की चीज़ें हैं वो अलग हो जाएंगी, फिर वही फ़ायदा ब्यूटी क्रीम के रिज़ल्ट उसमें के सामने आएंगे। ठीक है, तो ये उसकी कंपोजिशन, उनके अंदर उन लिक्विड्स की, उनके कंटेंट की क्या नेचर है, इमल्जन को किस तरह से वहाँ पे स्टेबलाइज किया गया है, इमल्जन सी बनी हुई होती है वो वहाँ पे। तो इमल्जन के बारे में आपको पता होगा तभी आप उसमें क्या कर सकेंगे, जांच पड़ताल कर सकेंगे कि कौन सी अच्छी क्रीम है। ठीक है, और लास्ट में आपके पास इमल्जन्स फाइंड एप्लीकेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आल्सो। ओर्स जो हम निकालते हैं, मिनरल्स जो ओर्स वो कहते हैं, यानी जो खाम सॉलिड कंटेंट निकलता है, ठीक है, ज़ेर ज़मीन, उसके अंदर काफ़ी सारी मेटल्स मौजूद होती हैं, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन वहाँ से क्या नाम है मिनरल्स को निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी इमल्जन्स की जो है वो क्या है, एप्लीकेशंस हैं। तो ये कुछ बेसिक्स इसकी एप्लीकेशंस हैं, इनको आप जो है वो देख लें, इसको याद कर लें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। थोड़े बहुत एक दो कंटेंट रहते हैं थिन फिल्म और उसके हवाले से, कैपिलरी ट्यूब के हवाले से, तो उनको हम फिजिकली लेक्चर्स में कभी मैं उसको बता दूंगा या एक लेक्चर उसका रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अदरवाइज सारा जो इसका मेन टॉपिक्स है, सारा कोर्स कंटेंट इस पूरे चैप्टर का ये कवर हो चुका है। इसके अलावा कोलाइड्स का एक थर्ड पार्ट वो भी रहता है, उसमें एप्लीकेशंस हैं सिंपल, तो वो आपको मैंने सेंड की हुई हैं हार्ड फॉर्म में। एप्लीकेशंस आप वहाँ से पढ़ लें, बिल्कुल सिंपल हैं। कोई अगर इशू होता है डिस्कशन क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी करके आपको सेंड कर दूंगा। अगर नहीं भी आती रिकॉर्डिंग तो वो सिंपल सी बातें हैं, आप उसको खुद से भी रीड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस हैं सिंपल। ठीक है, तो देखते हैं कमिंग डेज में मैं रिकॉर्डिंग भी उसकी कर दूंगा। तो ये एक लेक्चर आपका, ये आसान चैप्टर था सबसे, ये आज कंप्लीट होता है। और इसमें हर स्टूडेंट इस चीज़ को इंश्योर करे। मैंने अपने तौर पे अच्छे इसके लेक्चर बनाए हैं, फुल रिकॉर्डिंग की है, जिस तरह फिजिकली लेक्चर्स में पढ़ाना चाहिए था, जितना नॉलेज आपको देना चाहिए था। तो बाकी अब आप लोगों पे है, आप लोगों ने इस पे कितना गेन किया, कितने लेक्चर सुने। मेरी तरफ से ये लेक्चर फुली तौर पे जो है वो आप लोगों तक डिलीवर हो चुका है। इसकी डिस्कशन भी होगी, अब इसका एक टेस्ट भी रखेंगे, तो ये आप इसकी तैयारी अपने तौर पे पूरी रखें। अब फिजिकली क्लासेस में ऑब्वियसली हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ मूव करेंगे। तो इसको आप देखें, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो डिस्कशन क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।